गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो फर्स्ट लेसन चल रहा है हिस्ट्री का, उसका जो अगला पार्ट आता है आज, वो है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1832 1848। यानी 1830 से लेके और 1848 तक ये एक टाइम पीरियड था क्रांतियों का, रिवोल्यूशंस का। जितनी भी जो क्रांतियां हुई थी वहां पे ज्यादातर वो ये हुई थी कहाँ पे, यूरोप के अंदर। अब इसमें क्या है कि यूरोप का सबसे जो पावरफुल जो कंट्री था वो फ्रांस था। उसके बारे में यहाँ बता रखा है किस प्रकार से वहां पे विद्रोह हुए थे और क्या क्या घटनाएं हुई, वो हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। एज कंजर्वेटिव रिजेम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी increasingly associated with revolutions in many regions of Europe, such as the Italian and German state, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland। इसमें ये बता रखा है कि भाई जो कंजर्वेटिव जो रिजाइम्स थी, ठीक है, जो रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से वो पावर में आ रही थी या उनकी ताकत बढ़ रही थी, ठीक है, और उनको जो मजबूत बनाने का एक तरह से एक प्रयास किया गया था, ट्राई की गई थी। तो उस वक्त जो लिबरलिज्म एंड जो नेशनलिज्म थे, यानी जो उदारवादी और जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, ठीक है, वो उन सबको एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशंस इन मैनी रीजन, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में उनको उस क्रांतियों से जोड़कर देखे जाने लगा। कहाँ पे? यूरोप के अंदर। अब यूरोप के अंदर ही बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग देश थे। जैसे यूरोप में इटालियन एंड जर्मन स्टेट, यानी इटली और जो जर्मनी के कुछ राज्य थे, कुछ क्षेत्र थे इनके। द प्रोविंस ऑफ द ओटोमन एम्पायर, और इसके साथ साथ जो ओटोमन जो साम्राज्य था उसके कुछ क्षेत्र थे। इसके अलावा आयरलैंड और पोलैंड, ये सब चीजें जो थी ये कहाँ पे थी? यूरोप के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से ये सब लोग अपनी जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी या जो पावर थी उनको मजबूत बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। अब क्या हुआ? दीज रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिज्म बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, अमोंग whom वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। अब इसमें क्या था? ये जो क्रांतिकारी लोग थे, जो रिवोल्यूशनरी जो थे, वो क्या थे? लीड बाई, यानी उनका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। उनकी लीडरशिप किनके द्वारा की गई थी? लिबरल नेशनलिस्ट, यानी जो उदारवादी और जो राष्ट्रवादी जो लोग थे वो इनका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। अब इस जो वर्ग था, कौन सा? जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी जो वर्ग था, ठीक है, उसमें कौन लोग थे? तो उसके अंदर जो लोग थे वो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, यानी पढ़ा लिखा एक मध्यम वर्ग का एक ग्रुप था, जिसके साथ साथ उसमें कौन से थे? प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे एंड मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। और इसके साथ साथ कुछ जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो भी इस ग्रुप में शामिल थे। अब आगे आता है द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, यानी जुलाई 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर जो पहली जो बड़ी क्रांति हुई थी, वहां पे सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो फ्रांस के अंदर 1830 में हुआ था। कैसे? द बोर्बोन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद जब ये कंजर्वेटिव रिएक्शन यानी रूढ़िवादी जो प्रतिरोध जब हुआ था, ठीक है, रूढ़िवादी जो प्रतिक्रिया जब हुई थी, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन होता है तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी। जब रूढ़िवादी जो प्रतिक्रिया हुई थी 1815 में, उस वक्त जो बर्बन का जो राजा था उसने अपनी जो सत्ता थी उसको वापस बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विद लुइस फिलिप्स एट इट्स हेड, यानी जो उनकी जगह एक राजतंत्र गठन किया गया था, किनकी अध्यक्षता में? जो लुइस फिलिप, ये लुइस फिलिप थे, इनमें ये मोनार्च यानी एक संवैधानिक एक राजतंत्र गठित किया गया था, उसको उसने हटा दिया था, उसको फेंक दिया था। किसने?
उदारवादी क्रांतिकारियों ने। अब क्या हुआ, व्हेन फ्रांस स्नीज मेट्रेंस वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, यानी एक बार क्या हुआ कि व्हेन फ्रांस स्नीज, जो फ्रांस स्नीज है, यानी स्नीज का मतलब होता है खांसी जुकाम होना, फ्रांस मतलब फ्रांसीस लोगों को। इसमें यह कहा गया कि जब फ्रांस को जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो मेट्रीज वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। तो ये जो मेट्रीज थे, इन्होंने एक बार कहा था, रिमार्क किया था, एक बार ऐसा कुछ बताया था उन्होंने कि अगर फ्रांस को जुकाम हो गया तो इसका मतलब है द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, कि पूरे ही यूरोप को सर्दी लग गई। यानी इसका मतलब ये है कि जो फ्रांस जो है वो यूरोप की सबसे पावरफुल कंट्री है, यूरोप का सबसे पावरफुल देश है। उसी संदर्भ में इन्होंने ये बात कही थी। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एंड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब इसमें क्या हुआ, जब जुलाई की जो क्रांति हुई थी, जुलाई रिवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, इसमें क्या हुआ, जो ब्रसेल्स था उसके अंदर जो विद्रोह था वो भड़क उठा था, और जो बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, और इसमें क्या हुआ, इसके फलस्वरूप जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है उससे जो ये बेल्जियम है ये क्या हो गया, अलग हो गया था, इससे दूर चला गया था। तो जब इसमें इसका नाम यही है कि द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848, यानी ये जो क्रांतियों का जो समय है कौन सा, 1830 से 1848, यानी 18 साल का ये जो टाइम है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन से ग्रुप्स थे, कैसे कैसे ये जो भाई फ्रांस के बारे में टिप्पणी की गई थी मेट्रीज ने, और इसके अलावा ये बताया गया था कि भाई जो लिबरल जो नेशनलिस्ट जो लोग थे उसमें कौन कौन सा वर्ग आता था। इसके बाद जो ओटोमन एम्पायर है, ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग थे। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसमें अगला जो पार्ट है इसमें है एंड इवन द मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यही है कि जब ग्रीक की जो इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, ग्रीक में जब युद्ध चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर जब ये एक घटना घटित हुई थी, ठीक है, कहां पे, एक नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर एक शिक्षित जो अभिजात जो ग्रुप था, ठीक है, उसके अंदर जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स यानी एक राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पनप उठी थी या उनके अंदर भर गई थी। अब है ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, यानी जो यूनान है वो एक पार्ट था, एक हिस्सा था किसका, ओटोमन साम्राज्य का, सिंस द 15th सेंचुरी, यानी 15वीं शताब्दी से। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगन इन 1821। अब इसमें क्या हुआ, जो ये संघर्ष था, क्या क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद जो था, इसका जो संघर्ष था, जो ग्रीक के जो लोग थे, यूरोप के अंदर जो यूनानी जो लोग थे वो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये कब शुरू हो गया था ग्रीक के अंदर, ये 1821 के अंदर। अब नेशनलिस्ट इन ग्रीस गोट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब इसमें यह है कि यूनान के अंदर जो कुछ राष्ट्रवादी लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, जो यूनान से बाहर जो वेस्टर्न जो इलाका है इनका यूरोप का, उस एरिया में यानी पश्चिमी यूरोप के एरिया के अंदर वो निर्वासित जिंदगी भी जी रहे थे या वो रह रहे थे वहां पे, उन लोगों ने क्या किया कि यूरोप के बहुत सारे जो दूसरे लोग थे उनका भी उनको क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। किसके कारण, यूरोपियन ग्रीक कल्चर के कारण, जो प्राचीन जो उनकी यूनानी जो संस्कृति थी उसके कारण। अब पोइट्स एंड आर्टिस्ट लूडेड ग्रीस एज द क्रेडल फॉर यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। अब इसमें क्या हुआ कि एक जितने भी ये जो पोइट्स और आर्टिस्ट थे, कवि और जो कलाकार जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो मुस्लिम जो शासक था इसके खिलाफ यूनान का जो संघर्ष हो रहा था, इंडिपेंडेंस का जो संघर्ष हो रहा था, इसमें उन्होंने सपोर्ट इकट्ठी कर ली, स्ट्रगल कर लिया था इन्होंने,
और पब्लिक ओपिनियन यानी जो जनता का जो ओपिनियन था उसके तहत उन्होंने एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे हासिल कर लिया था। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। यानी एक इंग्लिश के अंग्रेज कवि थे लॉर्ड ब्रायन, जिन्होंने एक फंड जुटाया था और बाद में क्या हुए, वो युद्ध जब लड़ रहे थे तो उस वक्त उनको क्या हुआ, वो मर गए थे। कैसे? फीवर के अंदर उनको बुखार हो गया था 1824 ईस्वी के अंदर। फाइनली द ट्रेटरी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब इसमें क्या हुआ कि फाइनली यानी लास्ट में क्या हुआ, अंततः 1832 के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका मतलब है कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसका मतलब होता है कुस्तुनतुनिया, एक शहर का नाम है। अब इसमें क्या हुआ कि एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, आपसे एक समझौता हुआ। कब? 1832 के अंदर। और जो रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज इंडिपेंडेंस नेशन, और जो यूनान है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र इंडिपेंडेंस नेशन उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो इसमें जो हमने आज पढ़ा है तो एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 48, 18 साल का जो ये संघर्ष था, इसमें ये बताया गया था कि ये बुरबोन का जो राजा था, ठीक है, उसको किस प्रकार से उन्होंने 1815 में जो रूढ़िवादी जो प्रतिक्रिया हुई थी उसमें बहाल कर दिया गया था, क्योंकि उनको जो उदारवादी जो लिबरलाइज जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने उसको हटा दिया था। उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन थे? लुई फिलिप थे। और मैटरनिख नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने टिप्पणी की थी। क्या? इसमें ये टिप्पणी दिखा रखी है यहाँ पे कि जब फ्रांस स्नीज होता है, फ्रांस को जब जुकाम लगता है तो इसका मतलब होगा कि पूरे यूरोप को ही सर्दी लग गई, ऐसी एक वहां पे टिप्पणी थी। फिर जुलाई की जो क्रांति होती है उसमें जो ब्रसल्स थे उसके जो विरोधी थे वो भड़क गए थे, और इसके बाद क्या हुआ, जो नीदरलैंड जो है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, वो है उससे अलग हो गया था। और इसकी जो घटना थी इसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है, उसमें जो राष्ट्रीय भावनाओं का, नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है, उसका संचार हो गया था। और जो 15वीं सेंचुरी है, जो 15वीं सदी है, उसके अंदर जो ओटोमन जो साम्राज्य था, ठीक है, जिसका हिस्सा क्या था, यूनान था। अब वो क्या हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और 1821 के अंदर जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने आजादी के लिए अपना संघर्ष स्टार्ट कर दिया। अब इनके जो संघर्ष को जो सपोर्ट मिला, वो वेस्ट यूरोप यानी पश्चिमी यूरोप के अंदर जो निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे, जो ऐसे लोग थे, उनका भी उनको सपोर्ट मिल गया। और जो कुछ पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, जो कलाकार वगैरह थे, लोग थे, उन सभी ने उनके सपोर्ट से ये जो स्ट्रगल था, ये जो एक मतलब जो संघर्ष था, किसके खिलाफ, एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान का जो संघर्ष था, उसमें इन्होंने काफी जनमत जुटाया था। और अंग्रेज एक कवि जो थे, ठीक है, इंग्लिश पोइट एंड लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, जिसने बहुत सारा फंड इकट्ठा किया था इन लोगों के लिए, इस युद्ध के लिए लड़ने के लिए, जो वो युद्ध में लड़ने के लिए भी गए थे। तो 1824 यानी 1824 ईस्वी में उनको फीवर हो गया था, फीवर होने के कारण वो मर गए थे। और लास्ट में क्या हुआ, 1832 के अंदर जो एक ग्रीक्स यानी जो यूनान है, उसको कॉन्स्टेंटिनोपल यानी जो कुस्तुनतुनिया एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, उसके दौरान जो यूनान था उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ये इस पूरे लेसन का सार भी आपको बता दिया है, और इस पूरे पार्ट का सार आपको बता दिया है। अब जो अगला जो है इसमें 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, यानी जो राष्ट्रीय जो भावना है उसके लिए किस प्रकार से इनकी रोमांटिक एक कल्पना हुई थी, रोमानी एक कल्पना हुई थी, उसके बारे में बताया जाएगा। उसको अपन कल पढ़ेंगे।